गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब जानते हैं कि कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है। उस अनाउंसमेंट को देखते हुए आज एक नई सीरीज़ कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम सीरीज़ की शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले आज हम सोलो मॉडल पढ़ेंगे और एज अ कॉलेज लेक्चरर एस्पिरेंट मेरी कोशिश है कि मैं अपना भी रिवीजन करूँ, आप सबका भी रिवीजन कर सकूँ। मैं ये नहीं कहती कि आपको मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी और आई होप मैंने एक कोशिश करी है, एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ सोलो मॉडल, क्योंकि कई लोगों को हेराडोमर और सोलो मॉडल में बहुत दिक्कत होती है और ये दोनों ही डेवलपमेंट के मेन पिलर हैं। इन दोनों में हमेशा, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, इन दोनों में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, एक दूसरे के कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंसेस हैं इसमें, और इन डिफरेंसेस के बेसिस पे ही कई क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्ज़ाम में और हम वो गलत कर जाते हैं और उससे हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको मैं इतना अच्छे से समझा दूँ सोलो मॉडल कि आपको कोई भी क्वेश्चन इस सोलो मॉडल से आए तो आपको गलत नहीं हो। इसके बाद हम और भी चीज़ें करेंगे और भी टॉपिक्स करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके रिकमेंडेशंस पे। जब आप सजेस्ट करेंगे तभी वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वो टॉपिक कवर करें जो हमें समझ में नहीं आते या हमें दिक्कत होती है जिनमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं हम सोलो मॉडल। सोलो मॉडल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोलो मॉडल जो है वो हेराडोमर मॉडल से जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि हेराडोमर मॉडल ने अपने मॉडल में कुछ ऐसे एजम्पशंस लिए जिसके कारण से जो उन्होंने स्टेडी ग्रोथ वाली बात कही वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो भी उन्होंने कहा है वो थोड़ा काल्पनिक है। ऐसा तभी होगा जब हम कुछ एजम्पशन रखेंगे, लेकिन अगर उन एजम्पशंस को हम हटा दें तो हेराडोमर मॉडल बता ही नहीं सकता कि क्या क्या है और क्या नहीं है। मतलब वो स्टेडी ग्रोथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिर कि स्टेडी ग्रोथ अटेन होगी कि नहीं होगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। सोलो मॉडल ने यही किया। उन्होंने वो एक ये कि नियो क्लासिकल मॉडल है और उन्होंने सप्लाई साइड पर ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया। हेराडोमर ने दोनों डिमांड एंड सप्लाई लिए थे। सोलो ने कहा कि हेराडोमर ने जो एजम्पशन लिया था कि फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए और कैपिटल और लेबर रेशो हमेशा फिक्स होना चाहिए, हमेशा नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल का मतलब है कि कैपिटल की जगह लेबर का और लेबर की जगह कैपिटल का कोई यूज़ नहीं होगा और उससे आउटपुट को बढ़ाने के लिए कोई मतलब उनका प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। लेकिन सोलो ने कहा कि ऐसा नहीं होता, कैपिटल की जगह लेबर और लेबर की जगह कैपिटल हम यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने उनका वो जो एजम्पशन था उसको रिलीज़ कर दिया। उसको रिलैक्स करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि अगर हम ये एजम्पशन नहीं भी रखें तो भी हम स्टडी ग्रोथ अटेन कर सकते हैं। चाहे हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जी लें, GW लें, GN लें, मतलब हम एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ को इंक्लूड करें। उन्होंने कहा कि ज़रूरी सिर्फ ये है कि हम ये वाला एजम्पशन एक बार रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करके देखते हैं कि हमारी वो स्टडी ग्रोथ रेट अटेन हो जाएगी। सोलो ने इसी पे काम किया और सोलो का मॉडल एराडोमर मॉडल का अल्टरनेट था। मतलब एराडोमर को थोड़ा सा एडवांस कर उन्होंने उसकी एक एजम्पशन को रिलीज़ कर उन्होंने ये मॉडल बनाया था और बताया था कि स्टेडी ग्रोथ अटेन होती है। देखिए, अब सोलो ने जब शुरुआत की, सबसे पहले हर मॉडल के अपने के अजम्पशंस होते हैं और सोलो के भी कुछ अजम्पशन थे। सोलो ने कहा कि हमारी इकोनॉमी में सिंपलिसिटी के लिया कि एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस होती है। फिर उन्होंने कहा कि हम इसमें डिप्रिसिएशन को नहीं लेंगे। डिप्रिसिएशन आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो है ना वेयर एंड टेयर होता है, मतलब जो टूट फूट होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम डेप्रिसिएशन को इसमें शामिल ही नहीं करेंगे। फिर उसने कहा कि लेबर और कैपिटल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर का हम यूज़ कर सकते हैं। प्राइस और वेजेस फ्लेक्सिबल हैं, हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है और न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी यहाँ पर कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं होगा। सेविंग रेशो कांस्टेंट है, जो वहाँ पर उन्होंने APC MPC लिया था, और ये APC MPC औसत उपभोग की प्रवृत्ति, औसत बचत की प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, सीमांत बचत की प्रवृत्ति आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, आपको अच्छे से याद होगा। नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि औसत सेविंग रेशो का मतलब होता है औसत
बचत की प्रवृत्ति, औसत बचत की प्रवृत्ति होती है कि हमारी जितनी इनकम है उसका कुछ पार्ट हम बचत के लिए करते हैं। और सीमांत बचत की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जितना आपकी इनकम में बदलाव आया या परिवर्तन आया उससे आपकी बचत में कितना परिवर्तन आया, उसे हम MPS सीमांत बचत की प्रवृत्ति कहते हैं, जो इसमें कांस्टेंट मानी गई है। और इन्होंने कहा कि इसमें 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड और कैपिटल। इनको इनकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी से मिलेगा। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिव मतलब जितना ये काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनके जो लेबर है उसको रेंट मिलेगा और जो लेबर है उसको वेजेस मिलेंगे, ना तो कम मिलेगा और ना ज़्यादा मिलेगा, ये इन्होंने माना है। फिर इनका बेसिक आइडिया था कि हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं। मैं आपको कुछ इक्वेशन से समझाती हूँ जो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, इन्होंने कहा हम मान के चलते हैं कि y जो है वो फंक्शन है किसका, L और K का, लेबर और कैपिटल का। y क्या है, इनकम। इनकम किसका फंक्शन है, कैपिटल और लेबर का, लेबर और कैपिटल का फंक्शन है। और इसने एक छोटा सा ए भी लगा दिया। ए इसने माना कि यहाँ पे तकनीक है, और तकनीक हमने मानी थी कि यहाँ तकनीक यहाँ पे स्थिर है। अब इसने कहा कि अगर मैं लेबर एल को डिवाइड कर दूँ इससे तो मुझे क्या मिलेगा। तो इसने क्या करा, y अपॉन एल कर दी, इक्वल्स टू डिवाइड करे ना, एफ एल अपॉन एल और के अपॉन एल। अब ये इक्वेशन है, ये कैसे है कि इसने कहा कि ना मैं लेबर को डिवाइड करता हूँ। लेबर इसने पॉपुलेशन को लिया है, पॉपुलेशन को इसने एक्सोजीनियसली लिया है। एक्सोजीनियस फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो बाहर से प्रभावित होते हैं, अंदर से वो किसी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते और ना किसी चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने पॉपुलेशन लिया, और पॉपुलेशन आपको पता है लेबर का ही हिस्सा है। अब इन्होंने ये तो ले लिया। अब इन्होंने कहा कि ऐसे, अब ये तो देखिए y अपॉन एल तो ऐसे के ऐसे आ गए, फंक्शन है, एल से एल कट गया, एक ही बचा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो के अपॉन एल लिख सकते हैं अपन। तो y अपॉन एल किसका फंक्शन हो गया, के बाय एल का फंक्शन हो गया। अब अगर मैं मान लूँ कि y अपॉन एल जो है वो y अपॉन एल जो है अपना, ये एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो बता रहा है, और जो अपना कैपिटल लेबर रेशो है ये बता रहा है कि लेबर और कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन यूज़ हुआ, हमने कितना लेबर यूज़ किया, कितना कैपिटल यूज़ किया, किसकी जगह लेबर की जगह कितना कैपिटल यूज़ किया और कैपिटल की जगह कितना लेबर यूज़ किया। अब ये बता रहा है ये, तो हमने y को तो ले लिया स्मॉल y और इसको ले लिया हमने स्मॉल k। तो स्मॉल y किसका फंक्शन हो गया, स्मॉल k का। स्मॉल y क्या बता रहा है कि एक व्यक्ति ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, और स्मॉल k बता रहा है कि लेबर की जगह कैपिटल का यूज़ किया या कैपिटल की जगह लेबर का यूज़ किया तो उससे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब इसी चीज़ को हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया। देखिए, ये रहा आपका डायग्राम। ये डायग्राम क्या बताता है, ये डायग्राम आपको ये बताता है कि अगर हम ये देखिए, ये अपना स्टडी ग्रोथ है ना। इसमें इसने माना कि अगर मैं यहाँ पर लूँ कैपिटल लेबर रेशो, कैपिटल आउटपुट रेशो, और यहाँ पर लूँ लेबर आउटपुट रेशो, तो जैसे जैसे हमारा रेशो बढ़ता जाएगा, हमारा कैपिटल हमारा लेबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा कैपिटल लेबर रेशो बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये माना, देखिए ये देखिए, ये आपका ये इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो है ये कांस्टेंट लाइन है, और ये बता रही है आपकी ग्रोथ रेट जो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैंने अभी नहीं बताया आपको ये देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखिए, अभी आपको सिर्फ एक यही डायग्राम का यही पार्ट याद रखना है कि ये आपका है y इज़ अ फंक्शन ऑफ k। y किसका फंक्शन है, k का। कैसे कि मैंने एक साइड तो लिया कैपिटल लेबर रेशो और एक साइड लिया लेबर आउटपुट रेशो। तो अब कैपिटल अगर जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता जाएगा या लेबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी बढ़ता जाएगा। देखिए पूरा बढ़ रहा है। तो पहले वाले डायग्राम में तो उसने एक्सप्लेन किया।
अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने कहा कि क्यों अगर हमने ऐसा मान के चलते हैं हम, तो कुछ चेंजेस भी तो आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि सेविंग फंक्शन हमेशा कांस्टेंट है, सेविंग मतलब ABC। तो इन्होंने कहा कि सेविंग कांस्टेंट है, तो उन्होंने कहा अगर एस स्मॉल एस जो है एस वाई से कांस्टेंट है, तो स्मॉल एस वाई इन्वेस्टमेंट के भी बराबर है। इन्होंने कहा जितना भी हम सेव करेंगे वो सब इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो ग्रोथ होगी, कहीं कोई खर्चा नहीं होगा, सेविंग जो होगी वो सब इन्वेस्ट होगी। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने 12th क्लास में ही पढ़ा था, 20th जो टॉपर 20th चैप्टर है उसमें 12th क्लास में भी हम पढ़कर आए थे कि जब हम MEC करते हैं, पूंजी की कार्यकुशलता पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा था कि उसमें आई का मतलब होता है डेल के, मतलब कितना पूंजी में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि अगर हम निवेश करेंगे तो निवेश से तो हमारा कारोबार बढ़ेगा ना, हमारी पूंजी बढ़ेगी, तो निवेश का मतलब होता है पूंजी में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमने पूंजी में परिवर्तन ले लिया। तो अगर मैं SY को डेल के कह दूँ तो गलत थोड़ा ना होगा। तो हमने क्या लिखा, SY इक्वल्स टू डेल के। अब डेल के लिख लिया, फिर डेल के तो लिख लिया, लेकिन अब मुझे तो चाहिए स्टेडी ग्रोथ तक पहुँचना है। अब स्टेडी ग्रोथ पे तक पहुँचना है तो मैं ये मान लिया कि जितनी भी बचत थी वो सब है ना निवेश हो गया उसका। लेकिन आपकी बचत तो आपकी आय के ऊपर निर्भर कर रही है, और ये स्मॉल एस है, और स्मॉल एस क्या बताता है, हमारी सीमांत बचत की औसत बचत की प्रवृत्ति बताती है, जो हमारी आय के ऊपर निर्भर है। अगर आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो हमारा निवेश भी बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो हमारा जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। अब मुझे तो लेना है डेल वाई डेल वाई, डेल LYL और डेल KY, ये सब मुझे चाहिए बराबर होने चाहिए। अब ठीक है, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अपन दिया यहाँ पे SY। अब डेल के को मैंने क्या करा, इसको K से इंटू कर दिया, K से इंटू कर दिया और K से डिवाइड कर दिया। तो K से इंटू करा और K से डिवाइड कर दिया, डेल K से। अब मैं इसको कैंसिल भी कर सकती हूँ K से K तक, लेकिन मुझे तो यहाँ तक पहुँचना है ना, डेल वाई डेल इक्वल टू डेल L इक्वल टू डेल K/K। लेकिन जिसको पहुँचने के लिए तो मुझे इसको कैंसिल नहीं करना। अब मैं कैसे करूँ, तो मैंने क्या करा कि SY को लिखा K डॉट डेल K/L, ठीक है। अब मैं ये मान के चलती हूँ कि ना हम कैपिटल की जगह लेबर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं कैपिटल की जगह लेबर लिख सकती हूँ तो यहाँ पे SY इक्वल्स टू K इंटू डेल L/L हो गया। कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं मानती हूँ कि जो डेल L/L है ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को बता रहा है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ का नंबर दे दिया N, और ये जो आपका कैपिटल है ये हम इसको नाम दे दिया स्मॉल k, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या हुई, SY बराबर N की होगी। तो SY किसका फैक्टर हुआ, कि आपके लेबर और कैपिटल का फैक्टर हो गया। अब लेबर और कैपिटल का फैक्टर हो गया, तो ये जो लेबर और कैपिटल है यही हमारे डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रह रहा है कि नहीं रह रहा। अब देखिए, अब ये वाला डायग्राम देखिए, हमें NK मिल गया, आप इसको NR भी कह सकते हो, NK भी कह सकते हो, ठीक है। NK मिल गया। अब जब हमें NK मिला तो हमने क्या करा, ये अपना NK है ग्रोथ, ठीक है। ये अपना सेविंग फंक्शन है SY वाला, ठीक है। और ये अपना देखिए, रुको देखिए, तो मैं आपको दोबारा से ढंग से बताऊँ। देखिए इस डायग्राम में भी अपन समझ सकते हैं, ये आपका ग्रोथ है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये वाला ग्रोथ है, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका एक सेविंग फंक्शन, ये आपका एक सेविंग फंक्शन। अब मैंने इसमें से एक सेविंग फंक्शन जो यहाँ से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो सेविंग है वो कम होती जा रही है, कम मतलब जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए था उससे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है।
या मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक चीज़ मैं आपको साइड पे बताती हूँ। देखिए, ये ओ एक्स, ये ओ वाई, ये आपका स्टेडी ग्रोथ एन के, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ की लाइन है, अपने को इसी पे ही रोटेट करना है। ये आपका सेविंग फंक्शन एस वाई, ठीक है। और ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू के, ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये वाला जो पॉइंट है ना अपना, ये तो है अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अगर हम जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे, सेविंग को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। और जब इनकम बढ़ जाएगी तो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल में आ जाएंगी। तो यहाँ पर सेविंग और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर आपका आपका के बार रेशो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर आपकी स्टेडी ग्रोथ होगी, इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन इससे पहले वाले में, ये वाला एरिया, इसमें देखिए, इसमें आपका सेविंग ज़्यादा है और आपका इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपका सेविंग अपने आप ही इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा, और जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट में बदलेगा आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपकी सेविंग तो कम है, और आपका आपका जो सेविंग है, यहाँ तक आपको एन के तक, यहाँ तक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए था। देखिए, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ क्योंकि आपको शायद डायग्राम में समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये आपका ये आपका ग्रोथ है ना। अब पहले अपन सेविंग वाला कर भी लेते हैं। देखिए, ये अपना एस वाई है, ये अपना सेविंग कर्व है, और ये अपने ग्रोथ वाला है। अब मुझे हमने माना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे तभी ग्रोथ होगी। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब जब भी हम इससे भटकेंगे तभी हमारा जो है वो डिसइक्विलिब्रियम होगा, असंतुलन की स्थिति हो जाएगी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो हो गया, और ये हमारा, ये मैंने बना लिया आय का वक्र, तो ये हमारी आय होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट है आपका R1। अब इस R1 पॉइंट पे हम मान के चलते, देखिए ये आपका सेविंग वाला ऊपर है, ठीक है, और ये आपका ग्रोथ है, ये नीचे है। इसका मतलब ये है कि जितना मुझे सेविंग चाहिए और जितना मेरे पास पैसा है उसका मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपका जितना चाहिए तो हमको इतना था, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट, लेकिन हमने किया कितना, बी पॉइंट तक, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, आपकी इनकम बढ़ गई, ये आपका सी पॉइंट हो गया। अब अपन इस साइड देखें, इधर ये अपना R3, इसमें क्या हुआ, ये आपकी सेविंग है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट तो यहाँ तक ही है, और मुझे चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक। अब मेरा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही नहीं रहा। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा तो थोड़ी देर में मेरी इनकम क्या हो जाएगी, डाउन होने लग जाएगी, नीचे गिरने लग जाएगी, तो इनकम फॉल होने लग जाएगी यहाँ पर। ठीक वैसे ही जैसे आपने हेरोडोमा मॉडल में देखा था कि जैसे ही GW और GN एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे ही जो इकनॉमी है उसमें मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन और मुद्रा अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि R1 पे तो इन्फ्लेशन हो रहा है, और ठीक वैसे ही हो रहा है, सॉरी, कि R1 पे तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ताकि आय भी मतलब इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन R2 पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा जितना उसको बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर पहले वाले में तो हो गई इन्फ्लेशन की स्थिति, और दूसरे वाले में हो गई डिफ्लेशन मतलब अविस्मृति हो गई। देखिए, ठीक वैसे ही चीज़ें आपके इस डायग्राम में और इन इक्वेशंस में समझाई है। मैंने आपको पहले अलग से समझाया जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए, सोलो टेक आउटपुट एज अ होल द ओनली कमोडिटी। मैंने आपको बताया था कि सोलो ने कहा कि सिर्फ एक ही कमोडिटी बनेगी। एनुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन उसने माना सिर्फ YT होगा, ठीक है, और YT होगा, और बाकी जो बचा मतलब जो इनकम है वो
सेविंग और जो इनकम है उसका पार्ट कुछ तो कंज्यूम हो जाएगा और कुछ सेव्ड हो जाएगा, और जो सेविंग होगी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाएगी। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी इन्वेस्टमेंट वाली, जो आपकी इक्वेशन थी SY इक्वल्स टू I। बताया था कि आपकी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगी। और फिर आपको ये भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डेल के। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा यहाँ पर एस, एक मिनट देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका SY तो हो जाएगा I। आपका आई जो है इन्वेस्टमेंट वो अपने आप ही क्या किसके बराबर है, डेल्टा के के बराबर। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, SY बराबर डेल्टा के। मतलब जो भी आपने सेव किया वो आपका किस में बदल जाएगा, इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा। KT को हमने कैपिटल स्टॉक मांगा जिसमें हमने डेप्रिसिएशन को लिया ही नहीं है, डेप्रिसिएशन में शामिल ही नहीं है। फिर हमने बेसिक इक्वेशन पहले के इक्वल्स टू SY नहीं बनाई थी, हमने बेसिक इक्वेशन क्या बनाई थी, हमने बेसिक इक्वेशन बनाई थी कि y किसका फंक्शन है, दो फैक्टर प्रोडक्शन का फंक्शन है, और तारंग सारंग का मतलब है जिसका मतलब है लेबर और कैपिटल, यही माना था। फिर हमने क्या करा था, हमने कहा कि ना लेबर ज़्यादा है और लेबर हमने, और एक टेक्नोलॉजी भी ली थी। टेक्नोलॉजी हमने मानी कि टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पर, इस तरह टेक्नोलॉजी का आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब हमने ये माना तो हमने क्या करा, हमने कहा कि इस इक्वेशन को, कौन सी वाली इक्वेशन को, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एल के को हम डिवाइड कर देंगे किससे, एल से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एल आ जाएगा, इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ के अपॉन एल हो जाएगा, और यहाँ एल अपॉन एल हो जाएगा। अभी एल तो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, y अपॉन एल फंक्शन ऑफ के अपॉन एल। y अपॉन एल मैंने आपको बताया कि एक बंदे ने कितना काम किया, आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूशन दिया, वो तो हुआ y अपॉन एल। और हमने कैपिटल लेबर का प्रोपोर्शन कितना यूज़ किया, कितना लेबर की जगह कैपिटल की जगह कितना लेबर यूज़ किया आउटपुट को बनाने के लिए, वो आया आपका के बाय एल। फिर हमने देखा कि वाई बाय एल, के बाय एल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमने कहा वाई बाय एल को तो हम मान लेते हैं, क्या माना था हमने, वाई बाय एल को मान लेते हैं स्मॉल वाई, और के बाय एल को स्मॉल के मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या बताएगा, ये हमारा इनकम की ग्रोथ बताएगा कि इनकम की कितनी ग्रोथ हो रही है। मतलब जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, हमारा मतलब आउटपुट तब बढ़ेगा जब हमारा कैपिटल लेबर रेशो बढ़ेगा, और जैसे जैसे कैपिटल लेबर रेशो बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो ये यही बता रहा है कि कैपिटल जितना के बढ़ेगा उतना ही हमारा वाई भी बढ़ेगा, स्मॉल के बढ़ेगा तो स्मॉल वाई बढ़ेगा, क्योंकि स्मॉल के क्या बता रहा है, कैपिटल लेबर का रेशो बता रहा है, जो किसने मदद कर रहा है, हमें लेबर हमारे आउटपुट को बढ़ाने में मदद कर रहा है। फिर हमारी लास्ट इक्वेशन हुई, पहले हमने ये पढ़ा था, ये आपको बता दिया इसने कैसे कैसे ये क्या कर रहा है, ये बाय और कैपिटल मतलब कैसे कैसे लेबर और बढ़ रही है या कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैसे आपका आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। इसमें भी यही बताया कि ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है R2, ये पॉइंट तो क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ई पॉइंट। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट में चेंजेस आ सकते हैं। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट या आपका सेविंग है अगर कम है तो आप ज़्यादा करके आगे जा सकते हैं, और अगर ये ज़्यादा है तो आप पीछे करके कम भी आ सकते हैं, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में भी समझाया था। फिर इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने ये वाला डायग्राम लिया और इसमें बताया कि अगर हम सेविंग को यूटिलाइज करते हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं तो हमारी आय भी बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सेविंग को कम कर देते हैं और मतलब इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते जितना उसको चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारी आय भी कम हो जाएगी और इकोनॉमी में डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी। यही पूरे इसमें बताया गया है। सोलो मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, इसमें इम्प्रूवमेंट है ये, इसने नाइफ एज के बिना ही इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकी स्थिति को बताया। इन्होंने सब्सिडिबिलिटी भी ली, लेकिन इसमें भी इनके में भी कुछ खामियां रही कि इन्होंने ये कहा था कि इनकी कोई नाइफ एज प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, लेकिन इन्होंने जो स्टेडी ग्रोथ रेट का जो कंसेप्ट बताया, जिसमें इन्होंने लिया डेल वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डेल के अपॉन के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल,
तो वो जो लिया वो थोड़ा एब्सर्ड है, वो आप क्लियरली नहीं कर सकते। अगर आप कैपिटल से वहाँ पे अपने कैपिटल से डिवाइड किया अपन ने, तो वहाँ कैपिटल से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए कई चीज़ें इसमें एब्सर्ड हैं जो हम नहीं लेते। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा सोलो मॉडल में कि सोलो मॉडल जो है वो एनाटॉमल मॉडल का एडवांसमेंट है। फिर हमने पढ़ा कि सोलो मॉडल में कुछ एजम्पशन दिए गए हैं और कई एजम्पशन ऐसे हैं जो हेरोडोमल में लिए गए थे, उसको यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। फिर हमने पढ़ा एजम्पशन क्या क्या है। तो हमने पढ़ा कि एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस होगी, लेबर और कैपिटल सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह स्थापित हो सकते हैं, एक जगह प्रतिस्थापन की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, उनका इक्वल प्रपोर्शन यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर सेविंग रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, डेप्रिसिएशन को नहीं लिया जाएगा, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना जाएगा। ये सब चीज़ें हमने इसमें ली है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि हम पहले क्या मानेंगे, मैंने आपको क्वेश्चन वाइज समझाया अभी कि हम मानेंगे कि हमारा y जो है वो KL का फंक्शन है। इसमें हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना है। फिर हमने माना कि अगर हम KL को y और KL को डिवाइड कर दें L से, क्योंकि हम मानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो एक्सोजीनियसली गिवन है, और एक्सोजीनियसली मैंने आपको बताया था जो अंदर के किसी भी फैक्टर से कंट्रोल नहीं होगी, वो फ्री है, वो सिर्फ बाहर अपने आप में ही रहेगी। बाहर वाले फैक्टर से ही कंट्रोल हो सकते हैं, अंदर वालों से उसको कोई मतलब नहीं है। तो हमने माना कि y जो है उसको हमने डिवाइड करा तो फंक्शन ऑफ K/L आया। YL बताता है कि आप कितना पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, और K/L बता रहा है कि आप कितना कैपिटल लेबर यूज़ कर रहे हो। फिर वो इसको हमने लिया, फिर से हमने सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट को करके निकाला। तो हमने निकाला कि जो कैपिटल लेबर हम यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, उससे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। जहाँ पे कैपिटल लेबर और इनकम बराबर है वहाँ पे हमारा स्टेडी ग्रोथ है, संतुलन है। लेकिन अगर इसी में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं इसमें डाइवर्जन है, तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी और डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति अराइज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए R1 पे बताया कि R1 पे क्या होगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो R1 पे क्या होगा कि R1 पे तो हम इन्वेस्टमेंट को, हमारी सेविंग रेट इतनी थी, हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए हमें चाहिए था थोड़ा सा, हमने बढ़ा दिया पूरा। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते ही हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने जितना हमारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जैसे यहाँ इस पॉइंट तक हमें इन्वेस्टमेंट करना था, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, और इस पॉइंट तक मुझे चाहिए थी, तो मैं कर तो A पॉइंट पर रही हूँ और मुझे चाहिए B पॉइंट तक, तो यहाँ पर मेरी इनकम की ग्रोथ नहीं होगी, मतलब यहाँ पर डिफ्लेशन की स्थिति हो जाएगी, अविस्मृति हो जाएगी। और इसका उल्टा देखें हम, तो इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं कि मुझे ये दो हैं, यहाँ पर A पॉइंट, ये B पॉइंट है, ठीक है। मुझे इन्वेस्टमेंट सिर्फ B पॉइंट तक करना था, लेकिन मैं A पॉइंट तक कर पा रही हूँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ही मेरी आय भी बढ़ जाएगी, इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, मैं वापस से E पॉइंट पर आ जाऊँगी। इनकम बढ़ने से मैं वापस E पॉइंट पर आ जाऊँगी। और अगर ये ही पॉइंट, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, अब मुझे इन्वेस्टमेंट तो चाहिए A पॉइंट तक, और मैं इन्वेस्टमेंट करूँ सिर्फ B पॉइंट पर, तो मेरा इतना जो गैप है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो मेरी आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं वापस किस पर आ जाऊँगी, संतुलन के बिंदु पर आ जाऊँगी। ठीक यही डायग्राम ये सब चीज़ें बता रहा है, और जो मैंने आपको पहले डायग्राम में समझाया था वो सब बता रहा है। इस डायग्राम में भी अगर आप इसको थोड़ा सा मोल्ड करके ले लें तो ये डायग्राम वैसे ही बन जाएगा। देखिए, तो ये वही बताएगा, यहाँ पर तो दोनों तीनों बराबर हो गए, और यहाँ पर जैसे ही इनमें डेविएशन आया तो यहाँ पर तो स्थिति हो गई इन्फ्लेशन की, और यहाँ स्थिति हो गई डिफ्लेशन की। मतलब यहाँ पे तो हमें जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो कम हो रहा है, इसलिए हमारी इनकम क्या हो रही है, घट रही है, और घटकर हम वापस से सामने के बिंदु पर आ रहे हैं। आई होप आपको ये सोलो मॉडल अच्छे से समझ आया होगा। और समरी में आपको बता देती हूँ कि समरी में देखिए, प्रोफेसर सोलो का कंक्लूजन यही था कि व्हेन प्रोडक्शन टेक प्लेस अंडर द यूजुअल न्यू क्लासिकल कंडीशन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड कांस्टेंट टेंसिव स्केल, नो सिंपल अपोजिशन बिटवीन द नेचुरल एंड वारंटेड ग्रोथ रेट इज पॉसिबल। देयर मे बी नॉट बी एनी नाइफ है द सिस्टम
can adjust in any given rate of growth of the labor force and eventually approach of a state of steady proportional expenditure। मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम अगर कांस्टेंट रिटर्न्स लें, मतलब मान के चलें कि सब सामान्य है और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, और फिर हम अगर फिर हम इसमें ग्रोथ लाने की कोशिश करें और उसमें इक्विलिब्रियम बिठाएं तो वो बैठ जाएगा, वहाँ पर कोई नाइफ एज की प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रोथ रेट एक्चुअल और वारंटेड को एडजस्ट करने की। तो हम अपने स्टडी प्रोपोर्शन को पा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए वही इक्वेशन हमको मिली है लास्ट में जो मैंने आपको कही थी, इसी के लिए हम सारा काम कर रहे थे। डेल के बाई के इक्वल्स टू डेल एल बाई एल इक्वल्स टू डेल वाई बाई एल, डेल वाई बाई वाई, कि जितना इनकम में अगर ग्रोथ हो, अगर कैपिटल में ग्रोथ होगा, लेबर में ग्रोथ होगा, तो हमारी इनकम में भी ग्रोथ होगा। या लेबर और कैपिटल में जो ग्रोथ हो रहा है वो हमारी इनकम में ग्रोथ ज़रूर करेगा। बस यही वो कहना चाहता था कि जहाँ पर ये तीनों बराबर होंगे वहीं पर सोलो का स्टडी ग्रोथ रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मॉडल। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे हौसले को आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। इसे आगे तक पहुंचाइए जिससे और लोग भी इसे कर सकें। अगर इसे और बेहतर बनाने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।